Hello, welcome to this video. Here we learn about interesting topic chi-square test. आज के लेक्चर में हमने chi-square टेस्ट के रिलेटेड स्टडी करना है। chi-square टेस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड chi-square टेस्ट इंट्रोडक्शन के। The chi-square test is one of the most commonly used non-parametric tests in which the sampling distribution of the test statistics is a chi-square distribution when the null hypothesis is true. इंट्रोडक्शन में क्या है कि chi-square टेस्ट क्या है? एक मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक का। पहले जो टेस्ट हमने जी टेस्ट पढ़ा है, टी टेस्ट पढ़ा है, वो है पैरामीट्रिक टेस्ट। लेकिन ये क्या है? ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। It was introduced by Carl Pearson as a test of association. इसने इंट्रोड्यूस किया है कार्ल पियर्सन ने एज अ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के नाम पर इंट्रोड्यूस किया था। द ग्रीक लेटर chi-square इज यूज्ड टू डिनोट दिस टेस्ट। अब इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? ग्रीक लेटर है chi-square, उसके साथ डिनोट कर रहे हैं। इट कैन बी अप्लाइड। ये कब अप्लाई होगा? व्हेन देयर आर फ्यू और नो अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जब क्या होंगे? बहुत फ्यू, कम, या फिर कोई भी अजम्पशन नहीं होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड, तब हम ये अप्लाई करेंगे। इट कैन बी अप्लाइड। ये किस पर अप्लाई होता है? कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा किसको कहते हैं? कैटेगोरिकल डाटा को हम क्वालिटेटिव डाटा भी कहते हैं। पहले हम स्टडी कर रहे थे क्वांटिटेटिव डाटा के रिलेटेड, अब क्वालिटेटिव डाटा यानी कि कैटेगोरिकल डाटा पर ये इस्तेमाल होता है। किसके जरिए? यूजिंग अ कॉन्टिजेंसी टेबल। एक बात क्लियर होगी कि एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नंबर दो, ये किस पर अप्लाई होता है? कैटेगोरिकल डाटा यानी क्वालिटेटिव डाटा पर। किसकी फॉर्म में? कॉन्टिजेंसी टेबल। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्टिजेंसी टेबल। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यूज टू एवेलुएट। अब ये फिर किसके लिए होता है? एवेलुएट अनपेयर्ड अनरिलेटेड सैंपल्स एंड प्रोपोर्शंस। किसके लिए? किसको एवेलुएट करने के लिए? अनपेयर्ड अनरिलेटेड सैंपल्स एंड प्रोपोर्शंस को एवेलुएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन है chi-square टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। It was used of all used by Carl Pearson in the year 19 में इसमें इस्तेमाल किया था। chi-square test is a useful measure of comparing experimentally obtained results with those expected theoretically and based on hypotheses। किसकी बेस पर? हाइपोथेसिस। क्या है? यूजफुल है मेजर ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटली obtained रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंटली हमें रिजल्ट obtain होते हैं विद दोज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली एंड बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। अब किसकी बेस पर? हाइपोथेसिस की बेस पर। जैसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बना रहे थे, इसमें भी हमने पहले कंस्ट्रक्ट करने हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद हमने अप्लाई करना है chi-square टेस्ट। ये वही है। इट इज नोटेड बाय द ग्रीक साइन chi-square। ये एक्स शेप का जो ग्रीक लेटर है, इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको chi-square कहते हैं। फॉलोइंग इज द फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ chi-square? ऑब्जर्व्ड समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर। यानी कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व में से माइनस एक्सपेक्टेड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, ओवर एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। It is a mathematical expression representing the ratio between the experimental obtained results। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली जो हमें रिजल्ट होते हैं, obtain होते हैं, ऑब्जर्व्ड जिसको O के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड, और जो थ्योरेटिकल लिहाज से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट से, E बेस्ड ऑन सर्टेन हाइपोथेसिस। इसकी बेस पर सर्टेन हाइपोथेसिस। इट यूजेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये किसकी फॉर्म में होता है? फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में होता है। यूजेस डाटा, ये किसमें डाटा को यूज करता है? फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? इसका
डेफिनेशन क्या, द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एन इवेंट, या नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. Chi-square test is calculated by dividing the square of the overall deviations in the observed and expected frequency by the expected frequency. क्या है फार्मूला में? Chi-square test is calculated by dividing the square, ये square ले रहे हैं हम किसका? ऑब्जर्व्ड, ओ के साथ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाई किसके साथ कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी था. Chi-square test is calculated by dividing the square of the overall deviation of the observed and expected frequency by the expected frequency. ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व्ड हुई है. ऑब्जर्व्ड क्या है? नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, जितनी बार कोई इवेंट अकर होता है वो उस नंबर को क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं. ई द फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड समेशन द सम ऑफ. इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. अब क्या है कि ये जो टेस्ट का रिजल्ट क्या देगा? जब हमारे पास कोई भी एक्चुअल ऑब्जर्व्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. जब ऑब्जर्व्ड एंड माइनस एक्सपेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो हमारे पास तो जाहिर बात है वैल्यू 0 आएगी, काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी. इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया और जो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें अगर डिफरेंस होगा देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर वुड बी मोर देन 0. तो क्या होगा? तब वैल्यू 0 से ज्यादा होगी. बट द डिफरेंस इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में आल्सो बी ड्यू टू. अब रीजन बताई गई है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में किस वजह से डिफरेंस आ सकता है? ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड इट शुड बी इग्नोर्ड इन ड्राइविंग इन्फ्रेंसेस, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं ड्राइविंग इन्फ्रेंस. रीजन बताइए क्यों ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से भी आ सकता है, सैम्पलिंग की वजह से कोई एरर आ सकती है जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस टेस्ट में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. इन टेस्ट व्हाइल कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ विद द टेबल वैल्यू. जब हमने कंपेयर करनी होती है किसकी वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू विद टेबल वैल्यू, वी हैव टू कैलकुलेट. तब हमें क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम. तब हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के जरिए ही इसकी टेबुलेटेड वैल्यू हमें हासिल होनी है. जो टेबल वैल्यू है वो इसके जरिए हमें हासिल होनी है. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ क्लासेस. डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस. जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उधर से हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम. Therefore, the number of degrees of freedom in a test is equal to the number of classes minus 1. तो कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की फाइंड करेंगे? किसी भी टेस्ट में इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उनमें से -1 करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी. इफ देयर आर, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 2 क्लासेस, या फिर 2 क्लासेस होती हैं या 3 क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी. क्या होगा? अगर 2 क्लासेस हैं 2 में से -1 किया तो क्या हो जाएगा? वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. अगर 3 क्लासेस हैं उसमें से -1 करेंगे तो उसकी टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. अगर हमारे पास क्लासेस 4 हैं उसमें से -1 करेंगे तो क्या होगा? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है. जितनी क्लासेस है उसके लिहाज से काई स्क्वायर टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. अगर हम कॉन्टिजेंसी टेबल की तरफ जाते हैं, इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल the degree of freedom is calculated in different manner. different manner में हम कैसे करेंगे? जब हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल में होगा डाटा तो तब हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का मेथड क्या है? रो -1 कॉलम -1. जितनी रो होंगी उनमें से माइनस करेंगे मल्टीप्लाइड बाई कॉलम माइनस सी से मुराद है कॉलम -1. ये नीचे बताया हुआ वेयर आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. टेबल में बताया जाता है रोज, और टेबल की पता आपको रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं. तो सी क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल. तो तब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैसे निकालनी पड़ेगी? रो -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम -1. दस अब एग्जांपल, अगर हमारे पास इन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉन्टिजेंसी टेबल, यानी जिसमें
हमारे पास दो ही कॉलम हो, दो ही रो हो, तो उसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 -1, यानी 2 कॉलम है, रोज है, -1 कर दिया, 2 कॉलम है, -1 कर दिया, तो हमारे पास जब दोनों को में से सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1। Similarly, in a 3 by 3 contingency table, the number of degrees of freedom is 3 by 3, या तो जब 3 रो हैं उनमें से -1 किया और मल्टीप्लाई किया, 3 ही कॉलम है, 3 -1, तो क्या हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई? जैसे 2 आए, जैसे 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। Likewise, in 3 multiplied by 4 contingency table, the degree of freedom, जब 3 हमारे पास रो होंगी उनमें से हमने माइनस किया 1, इधर आ गया 2, इधर 4 अगर होंगे हमारे पास क्या होंगी? इसके कॉलम जो फर्स्ट में लिखा होता है रो, सेकंड में क्या लिखा होता है? कॉलम। ये ज़हन में रखना, 3/4 है तो 4 में से -1 किया, हमने कॉलम को काउंट किया तो 3 आ गया, 4 और 2 आपस में 3 और 2 ने मल्टीप्लाई किया 6 एंड सो ऑन। इस तरह हम क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे उसके। अब चलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल क्या है। What is a contingency table? The term contingency table was first used by Carl Pearson. किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने यूज किया था टर्म जो contingency table। A contingency table is a type of a table। क्या है? एक टाइप है टेबल की इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स का आपको पता है, मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल, जिसमें क्या जो क्या करता है? डिस्प्ले करता है मल्टीवेरिएट। क्या क्या मतलब है? जब एक से ज्यादा वेरिएट हो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेबल हम बनाते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्टिजेंसी टेबल। दे आर हैवीली यूज्ड इन सर्वे रिसर्च। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सर्वे रिसर्च में इस्तेमाल होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। दे प्रोवाइड अ बेसिक पिक्चर ऑफ द, ये अब हमें प्रोवाइड क्या करता है? ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल है, बेसिक पिक्चर ऑफ इंटररिलेशन। क्या? इंटररिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में क्या इंटररिलेशन, एंड कैन हेल्प फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उनके दरमियान इंटरेक्शंस क्या हैं इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। कॉन्टिजेंसी टेबल की बात कर रहे हैं, क्या है? एक टाइप है, टेबल इज द टाइप ऑफ टेबल इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट जो क्या करता है? एक से ज्यादा वेरिएट, जो हमने वेरिएबल पढ़े हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है? वेरिएबल्स की को हमें रिप्रेजेंट करता है। दे आर हैवी यूज्ड इन सर्वे। अब ये जिस फील्ड में इस्तेमाल होता है वो बताया हुए हैं। द वैल्यू ऑफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस, क्या? और इन द अदर वर्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। द वैल्यू ऑफ डिपेंड्स on the number of classes, or in other words on the number of degrees of freedom and the critical level of probability. अब 2 multiplied by 2 table, when there are only 2 sample each divided into classes and R2 multiplied by 2 contingency table is prepared, it is also known as, जब जो 2 by 2 का होगा हमारे पास टेबल, उसको हम क्या कह सकते हैं? 4 फोल्ड और 4 सेल टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके 4 सेल होंगे, तो 4 फोल्ड या 4 सेल टेबल। ये इसकी एग्जांपल है। देखें 2 by 2 का है, जिसमें क्या है? 2 ही कॉलम है, 1 and 2, 2 ही क्या है? रो है, रो 2 रो है, एक रो और 2 रो। ये क्या होगा हमारे पास? 2 by 2 कॉलम जो है कॉन्टिजेंसी टेबल। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी फाइंड करनी, तो क्या किया हमने? आर माइनस रो में से -1 किया और ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई, विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई-स्क्वायर टेस्ट। अब जो क्या क्या इसकी खासियत है काई-स्क्वायर टेस्ट की, उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल के बारे में आपने स्टडी कर लिया। द काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस टेस्ट इज यूज्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। ये क्या है? टेस्ट को हम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, दिस टेस्ट इज बेस्ड किसकी बेस पर है? फ्रीक्वेंसीज की बेस पर है। Whereas in theoretical distribution the test, जब theoretical distribution होगा the test is based on mean and standard deviation। किस पर होगा? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर होगा। The other
डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन। जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लिए यूज होती है? टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस, यानी टेस्ट करने के लिए, सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल, सिर्फ किसके बिटवीन? सिंगल एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन। ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन और एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाउएवर दिस टेस्ट can be used for testing difference between the entire set of the expected and observed frequency। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? Used for testing difference between the entire set, जो भी हमें entire set दिया गया है of the expected and the observed frequencies, जो expected और observed frequency का entire set दिया गया उसके दरमियान different टेस्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं। A new chi-square distribution is formed for every increase in is the number of degrees of freedom। न्यू chi-square distribution is formed कैसे बनेगी? For every increase in the number of degrees of freedom। जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करती जाएंगी तो क्या होगा? न्यू chi-square distribution फॉर्म बनता जाएगा। दिस टेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ये टेस्ट किसके लिए हम अप्लाई करते हैं? टेस्टिंग द हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। बट इज नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। ये भी इन्फ्रेंस का एक चैप्टर है, एस्टिमेशन, जिसमें हमने स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना है। एस्टिमेशन को नहीं करता, ये किसके लिए? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करता है। अजम्पशंस, अब कौन सी सूरत हाल है जब ये टेस्ट अप्लाई होता है? assumptions फॉर वैलिडिटी ऑफ chi-square टेस्ट, देयर आर फ्यू assumptions फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi-square टेस्ट। कब कौन से assumption होंगे, इनकी बेस पर कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? ऑल द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब क्या ऑब्जर्वेशन, जो तमाम ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं सारी अब इंडिपेंडेंट हों, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हों। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे होगी? जैसे एक ऑब्जर्वेशन का अफेक्ट दूसरी ऑब्जर्वेशन जब हम ले रहे हो उस पर अफेक्ट ना करे। अगर हमने एक सैंपल ले लिया, उसका दूसरा अगर सैंपल ले रहे हैं तो उसका अफेक्ट दूसरी ऑब्जर्वेशन पर ना हो, तो वो क्या होंगे? दोनों ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसका कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तमाम जितनी भी हमने एक एक्सपेरिमेंटली डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें ऑब्जर्वेशन ली है, वो सारी की सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रही। एक ऑब्जर्वेशन दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रही, तो क्या हो गया? ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। नो इंडिविजुअल एटम शुड बी इंक्लूड ट्विस्ट, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं इंडिविजुअल एटम, उसको दो बार हमने इंक्लूड नहीं किया। और अ नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल। क्लियर हो गया? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने माइंड में रखना है। आपके पेपर में भी ये आए हुए हैं, आपके अजम्पशन पूछे हुए हैं इसके, कब ये हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने डिटेल में इसको लिखना है। ये सारे पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी लार्ज, क्या होगी? ऑब्जर्वेशन जो है शुड बी लार्ज होनी चाहिए। द chi-square टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड, कब नहीं यूज होगा? जब क्या होगा? उसका सैंपल साइज ग्रेटर देन 50 होगा, तो तब हम क्या करेंगे? chi-square टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। ऑल द इवेंट मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? कि जब एक अकर करे तो दूसरा अकर नहीं करेगा, जब दूसरा अकर करे तो पहला अकर नहीं करेगा, तो क्या होंगे? ऑल इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर कंपैरिजन पर्पस द डाटा मस्ट बी इन ओरिजिनल यूनिट्स, जब हमने कंपैरिजन करना है इसका, तो इस मकसद के लिए हमें क्या होना चाहिए? डाटा जो है ओरिजिनल यूनिट्स में होना चाहिए। इफ द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास जो है लेस देन 5 होंगी, देन वी पूल इट विद द प्रीसीडिंग और द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तब हमने क्या करना है? पूल करना है, इनको इकट्ठा करना है। किसके साथ? या प्रीसीडिंग के साथ या सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने इसको पूल करना, सो दैट द रिजल्टिंग सम इज ग्रेटर देन, क्या हो जाए? 5 या 5 से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, सम इज ग्रेटर देन 5 हो जाए, इसलिए लेस देन 5 जो भी होंगी उनको हमने पूल कर लेना। ये इसका 5 नंबर अजम्पशन था। अब एप्लीकेशन ऑफ chi-square टेस्ट,
अब काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल टू वेरियड प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। किस किस फील्ड में ये अप्लाई हो रहे हैं? एग्रीकल्चर में हो रहे हैं, बायोलॉजी में हो रहे हैं, मेडिकल साइंसेज। किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट करने के लिए इसको टेस्ट करते हैं। टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी जो प्रॉपर्टीज या खसूसियात होती हैं, हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है, वो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स में ही होता है, करेक्टरिस्टिक्स में होता है। तो हम क्या करते हैं? उनकी इंडिपेंडेंस चेक करते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी हो रही है दूसरी के साथ एट्रीब्यूट्स का आपस में ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टीमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब क्या होगा? इंडिपेंडेंट एस्टीमेट, एस्टिमेशन से एस्टीमेट आता है। जो हम फार्मूला लगाते हैं, एस्टीमेट्स हम जो निकालते हैं उनकी इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। टू टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, टू टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। डिटर्मिनेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। अब हम कैसे इसको डिटर्मिन करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट? द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द काई स्क्वायर। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। मेक अ कॉन्टीजेंसी टेबल, जिस प्रॉब्लम को हमने स्टडी कर रहे हैं उसको पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रॉब्लम हमने फाइंड करना है। मेक अ कॉन्टीजेंसी टेबल एंड नोट द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। कॉन्टीजेंसी टेबल में आना, उसमें हमने क्या करना है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज ईच क्लास ऑफ वन इवेंट। रो वाइज जो ईच क्लास होगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी वन इवेंट की, रो वाइज होगी। हॉरिजॉन्टली जिसको हम कहते हैं देन द नंबर इन ईच ग्रुप ऑफ द अदर इवेंट। ईच ग्रुप ऑफ द अदर वो कॉलम वाइज होगा। ईच ग्रुप ऑफ अदर इवेंट, यानी एक इवेंट रो वाइज होगा तो दूसरा इवेंट क्या होगा? कॉलम वाइज होगा। सेट अप द नल हाइपोथेसिस। तब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है? नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना है। अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन एट्रीब्यूट। इसके मुताबिक क्या होगा कि एसोसिएशन नहीं है बिटवीन एट्रीब्यूट्स, जो एग्जिस्ट जो पाए गए हैं एट्रीब्यूट्स में कोई भी, जो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि कोई भी एसोसिएशन नहीं है इनके दरमियान। दिस नीड अ सेटिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये अब हमारे पास जरूरत है सेटिंग अप द अल्टरनेटिव। इट अज्यूम दैट एन एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट। और अल्टरनेटिव इसका क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि इनमें से एसोसिएशन है, एग्जिस्ट कर दिया इनके दरमियान, एट्रीब्यूट्स के दरमियान। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है, पहले हम करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। अक्सर न्यूमेरिकल में आपको उन्होंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी दी होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो तब आप इजीली आपने ओ माइनस ई कर देना। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है, एक्सपेक्टेड का माइनस ऑब्जर्व्ड का माइनस एक्सपेक्टेड का। कैलकुलेट द काई स्क्वायर वैल्यू अप्लाइंग द फार्मूला। द वैल्यू इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला लगाकर, ये ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0 से इन्फिनिट तक। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल के साथ इसको करते हैं कि कैसे हमने इसके एग्जांपल के साथ इसको